माय वार्मेस्ट ग्रीटिंग्स। आज मैं जो कहना चाहता हूं यहाँ पर हिंदी में बोलूँगा और फिर थोड़ा अंग्रेजी में मैं बोलूँगा। थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ हिंदी का। एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, 1941 में फाउंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। काफ़ी साल से उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोग कहते थे कि वो बहुत डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2018 में कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री उमन चांडी जी ने कोर्ट में कहा था इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये बहुत ही डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है और एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जमाते इस्लामी। और इस जमाते इस्लामी के कोर आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट हैं एंटी सेक्युलरिज्म, ये इनका भाषा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। वो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। ये उनके ही कहे हुए वर्ड्स में आपको सुना रहा हूं। और ये इस्लामिक गवर्नेंस में मानते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जमाते इस्लामी। बहुत सालों तक देश के मेन स्ट्रीम राजनीति में और पॉलिटिक्स से बाहर रखा गया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कांग्रेस के लोग भी इसको एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। लेकिन पहली बार राहुल गांधी के पुराने कॉन्स्टिट्यूएंसी और प्रियंका गांधी के आज के कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में जो निलंबुर बाय इलेक्शन हुआ, उसमें पहली बार कांग्रेस ने खुल के फॉर्मली जमाते इस्लामी के सपोर्ट उन्होंने लिया, प्रचार हुआ और वहां पर वो इलेक्शन जीते। ऐसे बेशर्मी, कांग्रेस एक बेशर्म पार्टी है, इसके बारे में देश में कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में पकड़कर घूमते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन और देश के कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट कहते हैं, बीजेपी को कम्युनल पार्टी का एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। लेकिन सच यह है कि जो प्रोस्क्राइब्ड एंटी नेशनल पार्टीज हैं, प्रोस्क्राइब्ड एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टीज हैं, उनके साथ ये जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स इस देश में कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस ही करते हैं। हाल ही में खरगे साहब ने कहा कि आप ये 50th एनिवर्सरी इमरजेंसी के क्यों मना रहे हैं, लोग भूल गए हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत भी है और कारण भी है कि आज भी कांग्रेस पार्टी उनके डेस्परेट राजनीति, किसी तरह से जीतने की राजनीति के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सेक्युलर वैल्यूज, इंडियन डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करता है। तो लोग इमरजेंसी के बारे में न भूलें और आज जो हो रहा है, कांग्रेस और इंडी अलायंस जो कर रहा है, उसको याद दिलाने के लिए ही भाजपा इमरजेंसी के बारे में और ऐसे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ राजनीति कर रहे हैं और जमाते इस्लामी जैसे जो संगठन को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश
कांग्रेस कर रहा है, इसका खुलासा हम कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि आज तक जमात के साथ, जमात इस्लामी के साथ जो उनके गठबंधन होते थे, उनका जो अलायंस होता था, वो सीक्रेट होता था। थोड़ा शर्म कांग्रेस में और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स में होता था, वो खुलेआम बाहर नहीं आते थे इसके बारे में। लेकिन पहली बार वायनाड और नीलंबूर के इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने इनके दबाव के कारण, जमात के दबाव के कारण ओपनली इस अलायंस के बारे में अनाउंस किया है। जमात इस्लामी के हेड जो हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हेड होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जमात इस्लामी के हेड का टाइटल का नाम है अमीर। अमीर। जमात इस्लाम के अमीर जो हैं, उनका नाम है मुजीब रहमान। और उन्होंने एक स्टेटमेंट हाल ही में डाला है कि देश में कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जिन्होंने जमात का मदद नहीं लिया हो, और केवल एक ही पार्टी है जो जमात के साथ या जमात का उन्होंने मदद नहीं लिया है, वो है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने कहा ये, यानी कि लेफ्ट हो या आरजेडी हो या जो भी ये नमाजवादी पार्टीज हों, सभी ने जमात और इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेकर वो अपना राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी, मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, इतने साल लोगों को भड़काकर, लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी राजनीति उन्होंने चलाया है। आज बाकी सब लोग, बाकी सब कम्युनिटीज जाग चुके हैं और उनका एकमात्र स्ट्रैटेजी है कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करें, उनको बेवकूफ बनाएं, उनको डराएं। और आप बिहार में देखिए या उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में इमारत शरिया के साथ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जमात इस्लामी के साथ, कर्नाटक में जमात ही नहीं, जमात के साथ एसडीपीआई, पीएफआई के साथ उनका राजनीति चल रहा है। और पहले भी इस तुष्टीकरण की राजनीति के सबूत हम देख चुके हैं। 26/11 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, ये आरएसएस है। बाटला हाउस में जब टेररिस्ट अटैक हुआ, सोनिया गांधी एक खटाखट से डिफेंड करने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए निकली। पुलवामा में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उन्हें कहा नहीं, बीजेपी ने करवाया है। पहलगाम में जब टेररिस्ट अटैक हुआ, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये इसका जस्टिफिकेशन 370 का रिपील। तो हर बार कांग्रेस की भाषा जो है, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जब हमास के लीडर्स हमारे केरल में बच्चों को रेडिकलाइज करने के लिए उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक प्रोग्राम किया, और जब हमने, भाजपा ने उसको अपोज करने की कोशिश की, तो कांग्रेस के एक एमपी राजमोहन उनिता ने कहा कि टेररिस्ट आर फ्रीडम फाइटर्स। और यही भाषा सालों से पाकिस्तान ने पाकिस्तानी टेररिज्म को जस्टिफाई करने के लिए यूज किया है। तो कांग्रेस का जो हाल है अभी, और इंडिया अलायंस का जो हाल है, उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या केरल में, और केरल में तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हो रहा है। मैं मेरे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहता हूं कि ये एक बेशर्मी की राजनीति का एक हद है। ये उनके पास एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन
मुंह में सेक्युलरिज्म, लेकिन राजनीति करते हैं जमाते इस्लामी के साथ। यह है सच, सच्चाई यह है, और लोग जानना इस बहुत जरूरी है कि कांग्रेस की सच्ची राजनीति क्या है। इस बेशर्म राजनीति के पीछे उनके तुष्टीकरण और उनका डेस्परेशन है, क्योंकि विकास के बारे में या किसी और लोगों के मुद्दों के बारे में उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हालत कर दिया है उन्होंने, तेलंगाना में क्या हालत कर दिया है इकोनॉमी का, और हिमाचल प्रदेश में क्या कर दिया इकोनॉमी का। विकास के बारे में उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, गवर्नेंस के बारे में कुछ नहीं है कहने के लिए, बस करप्शन और अपीजमेंट। बस यही कहना था, आपके सामने मैंने रखा, और कोई प्रश्न हो तो मैं लूंगा। थैंक यू। जय हिंद। हाँ जी। सरकार तो उनको है ही, वो लगा के देखें। ये देखो, ये देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी का रिमोट कंट्रोल कहां पर है। ये लोग, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा निलंबुर और वायनाड के इलेक्शन के बारे में बाद कि ये कोई कांग्रेस की जीत नहीं था, ये जमाते इस्लामी का जीत था। और ये जो हो रहा है बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है कि ऐसे एंटी नेशनल, एंटी सेक्युलर, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस को कांग्रेस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आकर लेकर कांग्रेस पार्टी का जो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे रहे हैं। जो कर्नाटक में हो रहा है, मुस्लिम रिजर्वेशन कहो या एंटी आरएसएस का जो प्रोपेगेंडा वो चला रहे हैं, ये इसका एकदम सबूत है। तो अगर प्रियंक खरगे को कुछ करना है और लोगों को भड़काना है, मुस्लिम कम्युनिटी को बेवकूफ बनाना है, वो करे। एक तरह से प्रियंक खरगे का जो बयान है, खरगे साहब का जो प्रश्न था 4 दिन पहले कि आप इमरजेंसी को आज भी लोगों के सामने क्यों रख रहे हैं, क्यों याद दिला रहे हैं, बाप ने पूछा, बेटे ने आंसर दे दिया। हाँ जी। देखिए, मैंने पहलगाम के बाद जब हमारे बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल लीडर रॉबर्ट वाड्रा ने उसके बारे में टिप्पणी किया कि ये इसका कारण पाकिस्तानी टेररिज्म नहीं है लेकिन 370 का रिपील है, मैंने तब कहा था, और उनके साथ हमारे कम्युनिस्ट कॉमरेड एम.ए. बेबी ने भी कहा यही बात। ये समझते हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट और इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी दोनों एक हैं। मैं बहुत ह्यूमिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहता हूं कि जो भारतीय हैं, भारतवासी हैं, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सभी यही चाहते हैं कि टेररिज्म को डिफीट किया जाए। लेकिन इनका जो राजनीति है, मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काकर ऐसे उनके मन में पॉइजन डालना कि जब भी कोई टेररिज्म के अगेंस्ट बात करें वो एंटी मुस्लिम रेटरिक है, इसीलिए लोग उससे भड़कने चाहिए, ये कहना चाहते हैं वो। देखिए, इनका आज भी अगर आप किसी से भी पूछिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अगर किसी ने कुछ काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनका जो राजनीति है, तुष्टीकरण का राजनीति है, मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काने की राजनीति है और टेररिज्म को जस्टिफाई करने की राजनीति है। ये जमाते इस्लामी की राजनीति करते हैं, ये इमारत शरिया की राजनीति करते हैं, ये एसडीपीआई पीएफआई की राजनीति करते हैं, ना कि मुस्लिम कम्युनिटी का। और कुछ
No, this is exactly the point I am making, Mohit, that Congress party today is reduced to a party. Look, since 1941, Jamaat-e-Islami existed in this country. But why has Jamaat-e-Islami suddenly in the last 15 years risen to prominence in national politics? Why is Jamaat-e-Islami today dictating what Congress's politics is about? Why is Imarat-e-Sharia deciding what India Alliance's politics in Bihar is? It is because this party, this Congress party, which used to be once upon a time India's largest national party, has nothing to offer for the people of India, people of Bihar, people of Karnataka. They represent today, and I say this with the fullest responsibility, they represent corruption and appeasement. These are the twin planks on which Congress's political strategy under Rahul Gandhi is based on, was based on, is based on, and will continue to be based on. The Karnataka economy is in shambles. The ministers in Karnataka themselves are saying there is no money for development. Just before 2023, Karnataka was one of the strongest economies. 2 years ago, Karnataka was one of the strongest economies in South India. What happened? Congress happened. Rahul's Congress happened. देखिए, ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन, हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते हैं तो ये दूसरे रूप में आते हैं. और देखिए, ये इनका एक जमात इस्लामी आज कोई आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं. उनके पास मीडिया है, टीवी चैनल है, न्यूज़पेपर है, और उनके एक पॉलिटिकल फ्रंट पार्टी भी है, वेलफेयर पार्टी. लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी किसी के पास कोई एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए कि है कौन इसके पीछे, जमात इस्लामी. तो इन लोगों ने आप तो जानते ही हैं ना, सिमी पहले होता था, सिमी का एक दूसरा मॉडल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है. तो बैनिंग से क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बैन हो जाता है और लेकिन वो बनाते हैं दूसरा तीसरा ऑर्गेनाइजेशन. और आज तक ये सबसे डेंजरस ट्रेंड जो है, आज तक ये जो थे सीक्रेटली ऑपरेट करते थे, शैडोज में ऑपरेट करते थे. इनके जो पॉलिटिकल अलायंस है, जो इनके अमीर ने कहा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इनके हेल्प ले चुके हैं, मदद ले चुके हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है. ये पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा के कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में जो निलंबुर बाय इलेक्शन हुआ है, इनकी बेशर्मी देखिए. उन्होंने कहा, डेस्परेशन देखिए, उन्होंने कहा नहीं, हम वेलफेयर पार्टी के मदद से इस इलेक्शन लड़ेंगे, जमात इस्लामी के इलेक्शन के साथ, इस मदद के साथ लड़ेंगे. उनका डेस्परेशन इस लेवल तक पहुंच गया है कि अभी वो छुपा नहीं सकते, इसको ओपन में वो बोल रहे हैं. बताइए. देखिए, मैं इतना बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, आप सब हैं, लेकिन मैं एक चीज बहुत साफ, मैं केरल में भी देख रहा हूं और ये अन्य जगह में भी, इनके पास अगर एक वोट बैंक बाकी बचा है, यही एक समुदाय के वोट के पीछे भाग रहे हैं इंडिया अलायंस के अलग अलग पार्टियां. उसके लिए समाजवादी नवाजवादी पार्टी बनेंगे, कांग्रेस जमात इस्लामी के साथ जाएंगे. अब हमारे इतने हाईली क्वालिफाइड जो लीडर हैं बिहार में, तेजस्वी यादव, जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया है, मैं सार्काज़म के साथ कह रहा हूं, ये वो वक्फ एक्ट रिपील करने की कोशिश करेंगे. देखिए, वक्फ एक्ट रिपील करना, तेजस्वी यादव क्या, लालू यादव भी आए या राहुल गांधी भी आए, कभी भी रिपील नहीं होगा. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत जो प्रोविजंस थे वक्फ में, वो मेंटेनेबल नहीं है
उसको रिपील किया गया है और वही आगे जाकर वही न्याय होगा, वही लॉ होगा. Rajiv ji, you've spoken about the alliance between Congress and Jamaat-e-Islami, but many would ask this question that they ran the entire campaign together, and I guess results came out on 22nd, 23rd, today is the 2nd of July. So why there is a huge gap in between raising this issue today? No, it is not an issue for an election alone. Please understand, this is not an issue about Nilambur or Priyanka Gandhi Vadra. This is about who and what is the Congress party. That this desperation, this shameless politics of the Congress party should be known not just to the people of Nilambur, not just to the people of Wayanad who elected Priyanka Gandhi Vadra and Rahul Gandhi Vadra, Rahul Gandhi. They should be known to every Indian who values Indian democracy, wants India to become a Vikasit Bharat. You think Jamaat-e-Islami wants a Vikasit Bharat? No. Does Imarat-e-Sharia want a Vikasit Bharat? No. Who wants a Vikasit Bharat? हाँ, यहाँ के जो 140 करोड़ माइनस सम बेवकूफ वो चाहते हैं ना विकसित भारत, एक सुरक्षित भारत. तो ये एक मुद्दा कोई लोकल बाय इलेक्शन का मुद्दा नहीं है. ये मुद्दा है देशवासियों के फ्यूचर और विकसित भारत के फ्यूचर के बारे में सभी को जानने वाली एक बात है कि कांग्रेस की राजनीति किस हद तक गिरा है और उनका बेशर्मी और उनका जो डेस्परेशन है किसी भी डायरेक्शन पे उसको ले जा सकता है. पाकिस्तान जो वर्ड्स यूज करते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट, वही वर्ड्स कांग्रेस पार्टी के लीडर्स यूज करते हैं. मैं कोई कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी पार्टी है नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनका जो नियत है वो जो कर रहे हैं इसके बारे में हर देशवासी वो जाने पहचाने और आने वाले जो भी इलेक्शंस हो उसमें ठीक तरह से उनको एक रिप्लाई दे. थैंक यू जी. हाँ പറയൂ. അല്ല, ഇവർക്ക് വായിക്കാനറിയില്ലേ? ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും വായിക്കാറില്ലേ? അവരുടെ ഐഡിയോളജി അല്ലേ അത്? അവരുടെ അഗേൻസ്റ്റ് FIR ഇടുന്ന ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? ഇത് ഞങ്ങളെ വിഡ്ഢിയാക്കാൻ നോക്കുകയാണോ? അല്ല, VD സതീശൻ എന്നും പറയട്ടെ, ഇതല്ല സത്യം. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ശരിയ ലോ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്, ഞങ്ങൾ ആന്റി സെക്യുലർ പാർട്ടിയാണ്, ഞങ്ങൾ ആന്റി ഡെമോക്രസി പാർട്ടിയാണ്. എന്നിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ഒരു കയ്യിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ ഒപ്പം അലയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു എറ്റത്താപ്പല്ലേ? അതൊരു ഹിപ്പോക്രസി അല്ലേ? പറയട്ടെ അവര് ഞങ്ങൾ ഹിപ്പോക്രസിക് പാർട്ടിയാണെന്ന്. ഞങ്ങൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിന്ന് ജയിലയക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഇവര് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢിയാക്കാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേവ് ചെയ്യുക. സെക്യുലറിസം ആരാണ് വർഗീയവാദി പാർട്ടി? BJP ആണ് വർഗീയവാദി പാർട്ടി. ആരാണ് ഇവിടെ ആന്റി സെക്യുലർ വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടി? ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അല്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കൂ. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേവ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു നമ്മൾ സെക്യുലറിസം വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ല? ഇതാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അവര് ജയിലിൽ പോയില്ല എന്നോ അവര് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തതിന് ലെഫ്റ്റും കോൺഗ്രസും ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ അവരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്? കർണാടകയിലെ SDPIന്റെ കേസ് 100 കൂടുതൽ കേസ് സിദ്ധരാമയ്യ വിഡ്രോ ചെയ്തല്ലേ? ആരാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്? NIA. ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി സതീശൻജിയോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ചോദിക്കണം. അത് നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിൽ ഞാൻ അതിന് വിമർശിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, തർക്കിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി ഓപ്പൺലി പറയുന്നു, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്തിനാണ് 2018 പറഞ്ഞ് ഇതൊരു ഡേഞ്ചറസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന്? അദ്ദേഹം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിദ്വാനല്ലേ, ഒരു ക്രെഡിബിൾ ലീഡർ അല്ലേ? എന്തോ ഒരു കേസിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച്. അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടി
ഞാൻ കോടതിയിലല്ലോ അല്ല എന്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി. നിങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരിക്കണമെങ്കിൽ ന്യായീകരിച്ചോളൂ, നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. അല്ല, അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതൊരു പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്തൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഒരു ആന്റി സെക്യുലറും ആന്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ആന്റി ഡെമോക്രസി പാർട്ടിയാണ്. ഇതാണ് സത്യം. താങ്ക് യു.